डॉक्टर सीमा आपके समक्ष फिर से आज हम बात करेंगे सीओपीडी के बारे में। पिछले वीडियो में हमने एस्थमा के बारे में पूरी तरीके से बात करी थी। आज देखेंगे कि सीओपीडी क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या उसके पीछे पैथोफिजियोलॉजी है और क्या इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होती हैं। तो इन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सीओपीडी जैसे कि नाम है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज क्या होता है? इट इज बेसिकली अ डिजीज ऑफ द स्मॉलर एयरवेज, यानी कि जो हमारे छोटे एयरवेज हैं लंग्स के ब्रोंकियल ट्री के नीचे जाके जो आखिर में छोटे एयरवेज हैं, ये उनको ज्यादा इफेक्ट करता है। तो इसमें क्या रहता है? स्मॉलर एयरवेज यानी कि एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होते हैं? जहां पर ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है, जब ब्लड से ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है, ये वो एरिया है। तो इसमें अगर प्रॉब्लम्स होती हैं तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे जाता है ऑर्गन्स में, और जिसके चलते लोगों के ऑक्सीजन लेवल्स गिर भी जाते हैं। तो अब सीओपीडी होता कैसे है? मैंने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है इसका स्मोक। स्मोक कुड बी इन एनी फॉर्म, आइदर अ टोबैको स्मोक और अ बायोमास स्मोक की, यानी कि घर का चूल्हा, जिससे घर का चूल्हा जलता है उससे, इसीलिए फीमेल्स में ज्यादातर ये पाया जाता है। या सिगरेट बीड़ी का स्मोक है, या घर में अगर कोई धूप बत्ती जल रही है उसका स्मोक है। तो इसका मेजर कॉज स्मोक है। ठीक है, तो अब होता क्या है? और सीओपीडी एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, मतलब अगर किसी को शुरू हुआ है तो वो धीमे नहीं होगा, वो कम नहीं होगा, वो आगे आगे बढ़ेगा। और सीओपीडी होता कब है? आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स। अब इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखी जाती हैं सीओपीडी के पेशेंट्स में। सबसे पहली है कि उनका जो लंग्स है, लंग्स का नॉर्मली कलर क्या होता है? पिंक। सीओपीडी के पेशेंट्स का लंग काला होता है। क्यों? ड्यू टू द टार जो सिगरेट या बीड़ी में से निकलती है, उसके चलते जो सीओपीडी पेशेंट्स का लंग है वो काला पड़ जाता है। नॉर्मली जो लंग्स हैं वो स्पॉन्जी और इलास्टिक होते हैं, लेकिन सीओपीडी के लंग्स बिल्कुल इनइलास्टिक हो जाते हैं, धीरे धीरे करके फाइब्रोटिक भी हो जाते हैं। ठीक है, फिर तीसरी चीज है कि सीओपीडी में हाइपर इन्फ्लेशन पाई जाती है। इसके बारे में मैं अभी ठीक से एक्सप्लेनेशन दूंगी। फिर अगर चेस्ट एक्सरे में सीओपीडी में क्या चेंजेस देखेंगे? चेस्ट एक्सरे में आप देखेंगे कि जो हार्ट है वो लंबा और ट्यूबुलर हो जाता है। जो आपका हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स है, लंग्स हाइपर इन्फ्लेशन हो गई, और जो डायाफ्राम जो मेन रेस्पिरेटरी मसल है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है और नीचे चला जाता है। और उसके चलते जब आगे रेस्पिरेशन होती है तो उसमें बहुत स्ट्रेस होता है, रेस्पिरेशन बहुत मुश्किल से हो पाती है और ब्लड वेसल्स कम हो जाते हैं। तो ये 3-4 चीजें सीओपीडी के पेशेंट्स में उनके चेस्ट एक्सरे में पाई जाती है। अब क्या इन्फ्लेमेशन होती है? बिकॉज है तो ये इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, एंड सीओपीडी इज अ सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन, यानी कि सिर्फ लंग्स में इन्फ्लेमेशन नहीं है, बाकी भी जगह पर है। जैसे कि हार्ट में है, जैसे कि हार्ट में इस्केमिक हार्ट डिजीज हो सकता है, स्केलेटल मसल्स में है, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। सीओपीडी के पेशेंट्स में एंजाइटी और डिप्रेशन भी पाया जाता है। तो अब इन्फ्लेमेशन में क्या हुआ? क्योंकि हमारे लंग्स रिपीटेडली नॉक्शियस पार्टिकल्स या नॉक्शियस गैसेस जो बाहर से एक्सोजीनियसली आ रही हैं, या जो पेशेंट स्मोक कर रहा है, उनसे हमारे लंग्स हमेशा दे आर एक्सपोज टू ऑल दीज काइंड ऑफ नॉक्शियस पार्टिकल्स और गैसेस। अब इससे क्या होता है कि लंग्स में इन्फ्लेमेटरी सेल्स, इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है। जो एपिथेलियल सेल्स हैं या जो मैक्रोफेजेस हैं, दे विल स्टार्ट रिलीजिंग द कीमोटैक्टिक फैक्टर्स। अब जो कीमोटैक्टिक फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं? दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग द इन्फ्लेमेटरी सेल्स। अब इन्फ्लेमेटरी सेल्स के अट्रैक्ट करने से प्रोटीएसिस आ जाते हैं। प्रोटीएसिस क्या करते हैं? दीज आर द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। ये जो हमारे लंग्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, एंड स्पेसिफिकली सीओपीडी में स्मॉलर एयरवेज यानी कि एल्वियोलाई को डिस्ट्रॉय करते हैं। जो माइल्ड मॉडरेट टाइप ऑफ सीओपीडी का मरीज होता है उसमें सबसे पहले
जो जैसे जो एल्वियोलाई हैं वो क्यों खुले पड़े हैं, उनका ल्यूमेन ओपन क्यों है, ड्यू टू द एल्वियोलर अटैचमेंट्स। तो क्या होता है कि जब शुरुआत होती है सीओपीडी की, तो जो एल्वियोलर अटैचमेंट्स में जो इलास्टिन चीज है जो उसको खोल के रखी है एयर सैक को, पहले इलास्टिन खत्म हो जाता है। तो माइल्ड मॉडरेट डिजीज वाले लोगों को ब्रेथलेसनेस स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज इलास्टिन उनका कम होता जाता है। अब क्या होता है, जैसे जैसे बीमारी बढ़ती चली जाती है, इलास्टिन तो गया, अब जो एल्वियोलर अटैचमेंट्स हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं, तो ल्यूमेन कोलैप्स कर जाता है। ल्यूमेन कोलैप्स कर जाने से ना तो एयर डिफ्यूजन, ना तो ऑक्सीजन डिफ्यूजन हो पाती है, और उसको कहते हैं एम्फाइसीमा। और ब्रोंकियल वॉल्स में क्या होगा, म्यूकस सिक्रीशन ज्यादा हो जाएगी। जो म्यूकस सिक्रीशन वाले ग्लैंड्स हैं वो खूब बड़े बड़े हो जाते हैं, उसके कारण म्यूकस सिक्रीशन ज्यादा हो गई। अब क्या हुआ, एयरवे कोलैप्स भी हो गया, म्यूकस सिक्रीशन भी बढ़ गई, तो इससे क्या, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, ब्रेथलेसनेस होगा, डिस्निया होगा। अब इसमें क्या है कि नॉर्मली जब आप एक्सरसाइज करते हैं या कुछ भी है, तो हमारा ल्यूमेन जो एल्वियोलाई का है वो खुला रहता है ड्यू टू द दीज एल्वियोलर अटैचमेंट्स। अब सीओपीडी के मरीजों में क्या होता है, एक्सरसाइज के दौरान या जब आप एक्सपीरेशन करते हो, सांस को बाहर लेते हो, तो इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ जाता है। तो उससे क्या, लेकिन क्योंकि एल्वियोलर अटैचमेंट खत्म हो गई तो एयरवेज कोलैप्स कर गए। उससे क्या होगा कि कुछ कुछ हवा आप जैसे इनहेल इतनी करी पर एक्सहेल पूरी तरह नहीं कर पा रहे हो, तो काफी जो एयर है वो अंदर रह गई। इससे क्या होगा, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस लेने में दर्द होगा, डायाफ्राम नीचे चला जाएगा, और इसको कहते हैं एयर ट्रैपिंग। एयर ट्रैपिंग के दौरान क्या होगा कि जो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर चेस्ट का है, जो कि आधा होता है ट्रांसवर्स डायमीटर से, वो भी डबल हो जाएगा, तो बैरल शेप चेस्ट बन जाती है सीओपीडी पेशेंट्स की। ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर है सीओपीडी पेशेंट्स का कि बैरल शेप चेस्ट बन जाती है। तो और क्योंकि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी यानी कि एंटी प्रोटीएस की डेफिशिएंसी है, तो जो प्रोटीएसिस है वो डिस्ट्रक्ट करते जाते हैं। जो अच्छा एंजाइम है वो हमारे पास है नहीं जो उसको ठीक कर सके, ऊपर से उनको दे कीप ऑन गेटिंग द नॉक्शियस पार्टिकल्स, और उसकी जो गैसेस की है उसकी चोट पड़ती चली जाती है, तो लंग बिल्कुल डिजास्टरस सिचुएशन में आता जाता है। दूसरी चीज है कि सीओपीडी के पेशेंट में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी होता है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस किससे होता है, फ्री रेडिकल्स से। अभी फ्री रेडिकल्स कहाँ से आए, ये भी आए इन्फ्लेमेटरी सेल से। अभी इन्फ्लेमेटरी सेल्स कैसे हुए, चाहे तो एक्सोजीनसली सिगरेट स्मोक करने से, या फिर एंडोजीनसली अंदर से भी कुछ ना कुछ कार्सिनोजेंस या कुछ इन चीजों के कारण भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स शुरू हो जाते हैं, जिनसे कि ये फ्री रेडिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं और पेशेंट को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ जाता है। तो इन सब के लिए ग्लूटाथायोन जो है वो बहुत इफेक्टिव रहता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है सीओपीडी के मरीजों को। तो ग्लूटाथायोन का जो प्रिकर्सर है दैट इज N-एसिटिलसिस्टीन। सो मोस्टली हम जो सीओपीडी मरीज हैं वी प्रेफर गिविंग देम N-एसिटिलसिस्टीन सो दैट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उनका कम रहे। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ल्यूमेन उनका बिल्कुल कोलैप्स कर जाता है, एल्वियोलर अटैचमेंट्स उनके कम हो जाते हैं, तो दूसरी चीज क्या है, दूसरी जो स्मूथ मसल है जो ल्यूमेन को खोल के रख सकती है, अब उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रभाव पड़ गया क्योंकि एल्वियोलर अटैचमेंट्स तो खत्म हो गए, तो वो भी धीरे धीरे वो स्मूथ मसल भी गड़बड़ाने लगते हैं, तो फिर से ल्यूमेन आपका कोलैप्स कर जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही रहता है, ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर क्या करेगा, ल्यूमेन को खोल भी देगा, डायलेट कर देगा, और दूसरी चीज वो आपका ये जो है मतलब इट विल हेल्प इन द ब्रोंकोडायलेटेशन, एंड आपका जो डायाफ्राम है उसकी मूवमेंट भी अच्छी कर देगा। सो जो फ्लैटन डायफ्राम है इट स्टार्ट्स मूविंग एंड इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। अब क्योंकि एयर ट्रैपिंग हो जाती है, तो एयर ट्रैपिंग होने से जब सांस लेने में इतनी दिक्कत है तो पेशेंट एक्सरसाइज कैसे करेगा, तो पेशेंट का एक्सरसाइज इंड्योरेंस बिल्कुल खराब हो जाता है, क्योंकि मरीज को चलना फिरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मरीज सांस नहीं ले पा रहा। इसलिए सीओपीडी के पेशेंट्स धीरे धीरे विद द टाइम दे कीप ऑन डिटीरियोरेटिंग। थैंक यू।